मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता है, वहीं प्रिया भी एक आम लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर नाम कमाना चाहती थी। एक दिन लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, मैं इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी, सब दूर से ही मुझे पहचान जाया करेंगे, इतनी मेहनत करूंगी मैं। प्रिया को डांस का बहुत शौक था। वो हमेशा नए नए स्टेप सीखती और वीडियो बनाकर अपलोड करती। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ी स्टार बने और उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो। लेकिन मेहनत के बावजूद फॉलोअर्स की संख्या धीमी ही बढ़ती रही। कितनी भी मेहनत कर लेती हूँ, कुछ भी सही नहीं होता है। एक दिन जब वो अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रही थी, उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी वीडियो पर पड़ी। वीडियो बहुत पुराना लग रहा था, शायद कोई 10 साल पुराना। उसमें एक लड़की डांस कर रही थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। प्रिया को उस लड़की का हाव भाव, नृत्य और चेहरा कुछ अलग ही लगा। ये कितना अच्छा डांस कर रही है, मुझे भी इसकी तरह ही करना चाहिए ताकि मैं भी फेमस हो सकूं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, कहीं दूर एक सुनसान हवेली में छुपी कहानी। प्रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो उसी जगह जाकर अपनी रील बनाएगी ताकि उसका वीडियो वायरल हो सके। चलो यहाँ जाकर भी ट्राई करती हूँ। अगले दिन वो उस जगह गई। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। वहाँ की ठंडी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। प्रिया ने सोचा, ये वही जगह होगी जहाँ से वो लड़की वीडियो बनाती थी। चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और रील बनाने लगी। जैसे ही वो डांस करने लगी, हवेली के अंदर से दूर कहीं से धीमी धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसने डर को दबाया और रील जारी रखी। रात को जब प्रिया घर लौटी, चलो वीडियो देखती हूँ कैसी बनी थी, तो उसने वीडियो देखी। उस वीडियो में अचानक एक अजीब काली परछाई नजर आई। ये कौन है मेरे वीडियो में? वो वीडियो को और ध्यान से देखती है। ये तो मेरे हर मूवमेंट को कॉपी कर रही है। परछाई ने उसकी आंखों में चमक डाली थी जो कोई आम परछाई नहीं हो सकती थी। प्रिया के फोन में कई बार अचानक से रील्स खुद ब खुद बनकर अपलोड होने लगी, जिनमें वो खुद नहीं थी। वो इन रील्स को देखती तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती। ये कैसे हो रहा है खुद ब खुद? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक रात प्रिया ने सपना देखा कि वो उसी हवेली में फंसी हुई है और एक अंधेरी काली वेशभूषा वाली महिला उसे पकड़ने के लिए आ रही है। वो महिला उसकी आत्मा को अपनी पकड़ में लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। प्रिया के मन में डर घर करने लगा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो अपने दोस्तों को बताना चाहती थी, कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं? वो फिर उस हवेली पर जाती है। उसको एक चुड़ैल पकड़ लेती है, जिससे प्रिया अपनी जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन प्रिया को समझ आ गया था कि वो एक दुष्ट आत्मा से जूझ रही है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठाना कि वो उस चुड़ैल के रहस्यों को खोलेगी और खुद को उसकी गिरफ्त से बचाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? क्या फिर मैं भी कई रील्स बनाने वाली चुड़ैल की अगली शिकार बन जाऊंगी? प्रिया को हवेली पर पुरानी डायरी मिली। उसे लेकर उसने अपने कमरे में आकर पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर स्याही धुंधली हो रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। लिखा था कि ये चुड़ैल पहले एक नामी गिरामी रील्स अभिनेत्री थी जिसका नाम था सावित्री। नाम तो बहुत प्यारा है, सावित्री। सावित्री बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। उसके डांस के वीडियो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु ने सबको सदमे में डाल दिया। कहा जाता है कि मौत के बाद उसकी आत्मा उस पुरानी हवेली में फंसी रही और वो अपनी आत्मा की शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए भटक रही थी। भला ये क्या बात हुई? बदला क्यों लेना है इसको? हो तो गई थी फेमस। डायरी में आगे लिखा था कि सावित्री की आत्मा ने अपनी रील्स को एक श्राप में बदल दिया। जो भी उस श्रापित वीडियो को कॉपी करेगा या उसकी नकल करेगा, उसकी आत्मा धीरे धीरे सावित्री की आत्मा की गिरफ्त में आ जाएगी। अगले दिन प्रिया ने फिर से रील बनानी शुरू की। उसने उस चुड़ैल के डांस के कुछ स्टेप्स की नकल की, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। देखो दोस्तों, मैंने ये स्टेप सीखे एक चुड़ैल से, कैसे है? तू भी ना कुछ भी बोलती है। उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। लेकिन रात को जब वो अपने फोन पर वीडियो देख रही थी तो अचानक उसकी स्क्रीन पर सफेद स्याही के शब्द उभरने लगे। प्रिया घबराई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। उस रात प्रिया के सपनों में सावित्री की आत्मा आई। उसका चेहरा तो सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। उसने प्रिया से कहा, तुमने मेरा वीडियो चुराया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। प्रिया ने घबरा कर कहा, मैं बस फेम पाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो।
लेकिन चुड़ैल ने ठान लिया था कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं। उसने प्रिया के कमरे की दीवारों से काले धुएं के हाथ निकाले जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और टीवी पर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो उसने डायरी में देखा था। उस मंत्र को सुनकर चुड़ैल के हाथ धीरे धीरे वापस लौट गए और वो छाया वापस हवेली में चली गई। अब मैं अकेली इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती। उसने अपने 2 करीबी दोस्तों सागर और नीलम को इस रहस्य से अवगत कराया और उनसे मदद मांगी। दोस्तों के साथ मिलकर प्रिया ने चुड़ैल से लड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे सावित्री की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी मौत के असली राज को जानेंगे। वे तीनों उस हवेली में गए जहां प्रिया की कहानी शुरू हुई थी। वहां जाकर उन्होंने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खोजी जिनमें सावित्री की मौत की असली वजह छिपी हुई थी। हमें तहखाने में जाना चाहिए, वहाँ जरूर कुछ न कुछ होगा। हवेली के तहखाने में प्रिया और उसके दोस्तों ने एक पुराना संदूक पाया। उसमें सावित्री की कुछ निजी चीजें, फोटोज और एक खत रखा था। खत में सावित्री ने लिखा था कि उसके करियर में बहुत लोग जलन के कारण उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसमें उसने बताया कि उसके एक करीबी दोस्त ने उसे जहर दे दिया था ताकि वो उसकी जगह रील्स की दुनिया में चमक सके। ये खबर सुनकर प्रिया के दिल में उस चुड़ैल के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी जागी। प्रिया और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे सावित्री की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो बदला लेने के चक्कर से बाहर आ सके। उन्होंने उस जगह पर एक पूजा करने का फैसला किया जहां सावित्री की मौत हुई थी। पूजा के दौरान अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक ठंडी हवा आई। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा शांत और दुखी था। उसने कहा, मुझे शांति दो, मैं बदला नहीं चाहती। जैसे ही पूजा खत्म हुई सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक अंधेरा साया कमरे के कोने से निकलकर प्रिया की ओर बढ़ा। ये कोई और नहीं बल्कि सावित्री की बदली हुई चुड़ैल आत्मा का असली भयंकर रूप था। उसने धमकी दी कि जो भी उसकी कहानी को उजागर करेगा उसे भी वो अपनी गिरफ्त में ले लेगी। प्रिया ने डर को ताक पर रखकर कहा, हम सच का सामना करने से नहीं डरते, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। चुड़ैल ने कहा, यह आसान नहीं है, तुम्हें मेरे सारे गहरे राज जानने होंगे। चुड़ैल ने प्रिया और उसके दोस्तों को एक अंतिम चुनौती दी। यदि वे सावित्री की मौत का असली राज दुनिया के सामने लाएंगे तो वो उनकी जान ले लेगी, लेकिन यदि वे इसे दबा देंगे तो वो सदैव के लिए शांति पाएगी। ये निर्णय प्रिया के लिए सबसे कठिन था। क्या करूं मैं? क्या वो उस रहस्य को उजागर करूं या अपने जीवन को खतरे में डाल दूं, या चुप रहूं या फिर चुड़ैल को मुक्त करूं? प्रिया ने अपने दोस्तों से कहा, सच बोलना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डरने वाली नहीं हूँ। दोस्तों ने भी हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे सावित्री की कहानी दुनिया के सामने लाएंगे। वे सब उस पुरानी डायरी, खत और सबूतों के साथ मीडिया के पास पहुंचे। प्रिया और उसके दोस्तों ने सावित्री की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उस चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने आखिरी बार प्रिया को डराकर धमकी दी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रात को प्रिया के सपने में सावित्री की पूरी सच्चाई सामने आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मेरी मौत साजिश थी और अब मुझे शांति चाहिए। प्रिया ने कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन जो डर तुमने फैलाया उससे बहुतों को चोट लगी है। चुड़ैल ने एक आखिरी बार कहा, तुमने मुझे मुक्त किया पर ध्यान रखना, रील्स की दुनिया में डर हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है। अगले दिन प्रिया ने अपनी रील्स में नए सिरे से शुरुआत की। अब वो सिर्फ डांस नहीं करती थी बल्कि लोगों को सच और अच्छाई की कहानी भी सुनाती थी। उसने सीखा कि चमक दमक के पीछे छुपे अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। सिर्फ डांस करने से ही आप फेमस नहीं हो सकते। आपके पास अगर और भी कुछ खास है तो आप उसको दिखा सकते हो। मैं खुश हूँ कि मैं रील बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फेमस नहीं हूँ तो क्या हुआ, खुश तो हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वह बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा होता वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता था। फिर एक दिन चमन जंगल से गुजर रहा होता है, तभी काला बंदर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस काले बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ।
तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो काला बंदर यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वह काला बंदर चमन का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बिमला देखो, ये वही काला बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। अजी, इसके पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसके हमले से कोई भी बच पाएगा। तुम जल्दी जाओ और घर के अंदर अंधेरा कर दो, कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी पत्नी जल्दी से जाती है और पूरे घर के सारे दीपक बुझा देती है और वह उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। वह काला बंदर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और तलाश करते करते वह एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ राजेश और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वह चिंघाड़ने लगता है। तभी राजेश की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? हे भगवान हमें बचाओ। अरे भगवान जल्दी उठो, देखो तुम्हारे मायके से कोई मिलने आया है। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है। वह उस काले बंदर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी, ये क्या चीज है? अरे मर गए रे, हे भगवान हमें बचाओ। तभी वह काला बंदर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। फिर वह दोनों जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काले बंदर का खौफ है, हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, चमन भाई, कल तो मैं और मेरे बीवी बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। यार राजेश, काले बंदर के हमले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ बहुत बहुत बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना मकान बहुत ही कम कीमत पर बेचकर शहर चले गए हैं। भाई, मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, इस काले बंदर के खौफ के कारण जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर मुखिया के पास चलना चाहिए ताकि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तुम सही कहते हो भाई, चलो हम अपने साथ कुछ गांव वालों को भी ले चलते हैं। मुखिया जी, आपको तो पता ही है, पूरे गांव में काले बंदर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों में बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस काले बंदर का सामना करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई व्यक्ति काले बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना करे। हो सकता है वो अपने सामने अपने से ज्यादा बड़े काले बंदर को देखकर डर जाए, लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे 2 गुना बड़ा है। अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखाई देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम 2 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम उस काले बंदर से भी ऊंचे हो सकते हैं। अब हमें यह सोचना है कि वह 2 लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन काले बंदर का सामना करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। चमन और राजेश, तुम दोनों ने उसका सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुखिया जी, बल्लू की तरकीब तो सही है, लेकिन वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुम घबराओ मत। जब तुम उस काले बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे।
अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की जान बचा लेंगे। ऐसा है तो ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं उस काले बंदर का सामना करने। फिर रात होने पर बल्लू चमन और राजेश को एक के ऊपर एक खड़ा करवाकर उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देता है। अरे वाह चमन और राजेश, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। भाई बिल्लू, अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा तो क्या होगा? अरे यार तुम घबराओ मत, बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे डराने की कोशिश करना। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। चमन भाई, मुझे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से हो जाता है। राजेश भाई, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है, अब क्या करें? भाई जोर जोर से आवाजें निकालो ताकि वो डर जाए। ए बंदर, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? हे भगवान, मैंने तो काले बंदर का भेष पहना हुआ है, लेकिन ये तो सच में काला बंदर है। ये तो मुझे एक ही वार में मार देगा। अब मैं क्या करूं? राजेश भाई, जोर जोर से आवाजें निकालो, मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यहीं आ रहा है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, हाय आज तो मैं मरी गया। ये काले बंदर का भेष बदलना तो मुझे महंगा पड़ गया। फिर वह काला बंदर भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, उसका मुखौटा उसके सिर से निकलकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया। तभी चमन और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो शहर के एक सेठ ने पैसे दिए थे ताकि मैं सब गांव वालों को काला बंदर बन के डराऊं और उनमें इतना खौफ भर दूं कि वो अपनी जमीन को आधे दामों में सेठ को बेच दे। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, ये काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया निकला। फिर चमन भी अपना मुखौटा उतार देता है। वह बहुरूपिया चमन को देखकर हैरान रह जाता है। हाय रे, ये क्या, तुम भी बहरूपिया हो? हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ। हम तो बस तुम्हें यहाँ से डराकर भगाने आए थे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लालच में किया। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहाँ सब गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। वे उस बहरूपियों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो कोई बहरूपिया है जो काला बंदर बनकर हमें डराता था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर सब गांव वाले खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। एक बहुत पुराना जंगल था। वहां लोग जाने से डरा करते थे, क्योंकि जो भी रात के समय वहां जाता था वो कभी लौट कर नहीं आता था। शाम होने को आई है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जंगल के रास्ते चलें? ये रास्ता छोटा लगता है तो हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है इस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। ये खतरनाक हो सकता है। भला हमें लंबा रास्ता ही क्यों न लेना पड़े, हम उसी रास्ते से ही चलते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने खाली अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में कुछ नहीं है और हम जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर से गए तो रात होने से पहले पहले
अपने अपने घर होंगे। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं, उनके सामने एक भूतिया सांप आ जाता है। आज तो मुझे दो दो शिकार एक साथ मिल गए। बताओ पहले किसे खाऊं? अरे अरे हमें जाने दो, मैं तो इसके कहने पर आया था, इसे खा लो तुम, पर मुझे जाने दो। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और भूतिया सांप उन दोनों को एक साथ अपनी लंबी पूंछ में बांधकर खाने लगता है। वहां से सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें ही बाहर आती हैं और वो कभी किसी को नहीं मिलते। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में सोहन नाम का एक युवक किसान जाता है। चलो जल्दी जाकर लकड़ी काट लेता हूँ, वरना अगर देर हो गई तो आज खाने को कुछ नहीं रहेगा। माँ भी इंतजार करने लगती है। जल्द से जल्द लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ जाऊंगा। रुक जा, कुछ खाने के लिए बांधा है, लेते जा। दोपहर में बैठकर कुछ खा लियो और जल्दी वापस भी आ जाइयो। और देख, जंगल में अंदर तक मत जाना। सोहन घर से निकलकर रास्ते पर जा रहा था कि एक गांव वाला उसे टोकता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लूं ताकि कुछ कमाई हो। अच्छा, बाद में मिलता हूँ। वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। आज तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट लूंगा, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाएं, ताकि माँ के लिए दवाई भी ला सकूं और कुछ फल भी। उनके सिवा मेरा है ही कौन। सोहन लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और शाम ढल जाती है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया लकड़ियाँ काटने में, रात होने को है। अब निकलता हूँ यहाँ से, माँ राह देख रही होगी। अरे ये कैसी आवाज है? कोई है क्या यहाँ पर? अगर कोई है तो बता दो, मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर से वही सरसराहट की आवाज आती है, पर कोई जवाब नहीं आता। ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। चलो मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ। अरे रास्ता तो यही था, मैं यहीं से तो अंदर आया था। अब यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? सोहन डरते हुए तेज कदमों से चलने लगता है। रात हो जाती है, पर वो जंगल के बाहर नहीं निकल पाता। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचता है, जिसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। सोहन उसी नदी में हाथ मुंह धोता है और दोपहर का खाना निकाल कर खाने बैठता है। तभी फिर से उसे सरसराहट की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भूतिया सांप था। उसने फन फैलाया हुआ था और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। मुझको बुला रहा था ना? ले, मैं तेरे सामने आ गया। अब क्या बोलना चाह रहा है? बोल, वरना मैं इंतजार नहीं करूंगा और तुझे आ जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। लगा शाम हो गई, तू यहीं रहेगा, तो मैंने तुझ पर हमला करने के लिए मौका ढूंढना शुरू कर। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मुझे मत खाओ। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ, तुम मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए ज्यादा लकड़ियाँ काटना चाहता था, जिसकी वजह से लेट हो गया। और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, बस मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कल खा लेना, पर आज मुझे लकड़ियाँ लेकर मेरी माँ के पास जाने दो, ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ दे सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल खुद आ जाऊंगा, पर बस मुझे आज के लिए यहाँ से जाने दो। मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? मुझे तो अभी भूख लगी है और यहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, इतना तो मैं जानता ही हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने जाने दिया तो आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मुझे
बहुत भूख लग रही है। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और मैं कल सही वक्त पर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर सोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की ओर चल देता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही टेक लगाए बैठी थी। इतनी देर कहाँ रह गया था और इतनी सारी लकड़ियाँ? बस इसी को काटने में लेट हो गया माँ। इतनी लकड़ियों में तू कितने दिन घर चला पाएगी और दवाई ला पाएगी? इतनी में कम से कम 1 महीना तो चल ही जाएगा। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे मुझे तू कुछ परेशान लग रहा है। बोलना, क्या बात है? माँ के पूछने पर सोहन सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तुमने वादा किया है, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। सोहन की माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर सोहन जंगल के लिए निकल पड़ता है और उसी नदी के पास पहुंच जाता है। आप जी, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। वाह, तुम तो एक सच्चे आदमी निकले। तुम मेरा भोजन बनने के लिए आ गए। मुझे तो लगा मुझे खुद ही कष्ट उठाना पड़ेगा। आपसे वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। आजकल कौन वादा रखता है अपना याद? तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अपने जीवन के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों को मारते ही क्यों हो? आप जानवरों को खाकर भी तो अपना पेट भर सकते हैं। मैं लोगों को शौक से नहीं मारता, पर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ का बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। मेरे पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर मेरे आसपास घूमा करते थे, पर वो कहा जाता है ना कि ज्यादा दौलत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। लोग घमंड में आकर अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और यही गलती मैंने भी की। मैंने अपने माँ बाप के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। मेरी माँ एक तपस्वी औरत थी। माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर उन्होंने क्रोध में आकर मुझे एक श्राप दिया कि तुम हमेशा के लिए एक सांप बन जाओगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, जिसके सर पर उसकी माँ का आंचल हो और जो अपनी माँ से इतना प्यार करता हो, आखिर उसे कोई कैसे मार सकता है? पर मैं हमेशा यहीं रहूंगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, और लोगों को इसी तरह मारता रहूंगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। ये कहकर वो भूतिया सांप वहाँ से गायब हो गया। सांप के वहाँ से गायब होते ही वहाँ पर सोने का सिक्कों भरा मटका सोहन को मिला, जिसे लेकर वो घर आ गया और अपना जीवन अपनी माँ के साथ सुख में बिताने लगा। Please like, share and subscribe.